नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अर्चना रघुवंशी एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ। पाठ 2 जंगल, जिसकी लेखिका है चित्रा मुग्दल। पाठ शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में शेयर भी करना। सभी को अपना घर, अपना परिवार बहुत ही प्यारा होता है और उनके साथ रहना उन्हें पसंद होता है। हम मनुष्य जानवरों को, पशु पक्षियों को प्यार तो करते हैं और अपने घर लाकर उन्हें रखते भी हैं, लेकिन हम उनकी भावनाओं को कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। उनका परिवार, उनकी फैमिली जंगल होता है और वो वहीं पर खुश होते हैं। इसीलिए हमें उनके परिवार से उन्हें अलग नहीं करना चाहिए। वो जंगल में ही स्वतंत्र है और आज़ाद है, हमें वैसे ही उन्हें रखना चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले हम इस पाठ के पात्रों के बारे में जान ले। मांडवी दीदी कॉलेज में प्राध्यापिका, अनिमा जोशी मांडवी दीदी की सहयोगी, शैलेश मांडवी दीदी का बेटा, तविशा मांडवी दीदी की बहू, पीयूष पोता, कमला नौकरानी, सोनू और मोनू खरगोश के नाम। अब हम लेखिका का परिचय जानेंगे। लेखिका चित्रा मुग्दल का जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। मुग्दल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रितती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां एक जमीन अपनी आवा आदि उपन्यास हैं। भूख, लक्षागृह, लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी आदि अनादि कहानी संग्रह है। जीवक, मणिमेघ आदि बाल उपन्यास है। दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह है। इस पाठ के अंतर्गत जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यह एक संवादात्मक कहानी है। किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुग्दल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। और किस तरह से ये एक सुंदर कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, आइए हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था मांडवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। किसने फोन किया था और किस पर फोन आया था? रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन आया था। किसने किया था? मांडवी दीदी की बहू, क्या नाम था उसका? तविशा। और कह रही थी कि आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दीजिए। अनिमा दीदी ने असमर्थता यानी उन्होंने कहा कि वो मांडवी दीदी कक्षा ले रही है और वो अभी इस वक्त बात नहीं करवा सकती हैं, और जैसे ही वो आएंगी मैं उन्हें संदेश दे दूंगी। और वैसे ही हुआ। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? उन्होंने पूछा। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो अच्छा होगा, ऐसा उसने कहा। अनिमा जोशी को स्वयं उससे टालना बुरा लगा, यानी वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो भी मजबूर थी, असमर्थ थी, वो बात नहीं करवा सकती थी। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा, क्योंकि वो कहाँ पर थी? क्लास में थी। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? ऐसा कहके आंटी ने तविशा से पूछा। अब यहाँ पर अगले पैराग्राफ में क्या दिया गया है? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू, मोनू
उनमें से सोनू नहीं रहा। अब तविशा ने बताया आंटी को कि बात ऐसी है, थोड़ा सा जो उसकी आवाज थी वो भर्रा सा, यानी आवाज में थोड़ी सी उसके रोआसी जैसी आवाज हो गई थी और वो कह रही थी कि जो हमारे घर में जुड़वा खरगोश के बच्चे थे उनमें से जो सोनू है वो अब नहीं रहा, मर गया है। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई थी तो बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। कौन आया घर में काम करने के लिए? घर में काम करने के लिए काम वाली बाई जिसका नाम कमला था वो आई। बैठक बुहारते हुए, बुहारना यानी झाड़ू लगाते समय जब उसकी नजर सोनू पर पड़ी और उसने उसे जगाने की कोशिश किया, उसे हिलाया, पर सोनू जो है वो जागा नहीं, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई यानी धीरे से उसने कहा, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान? किसने कहा? कमला ने कहा। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। कमला ने क्या किया कि उस खरगोश की उसने टांग पकड़ी और टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर खींचा, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं। खींचने के बाद भी उसमें कोई हरकत नहीं हुआ, वो जैसे का तैसा वैसे ही पड़ा था। अब कमला थोड़ी सी बेचैन हो गई, थोड़ी सी डर भी गई और कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। अचेत यानी जिसमें कोई जीवन नहीं है। अचेत का विरुद्धार्थी चेत। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोंपल सी झूल गई। कोंपल अर्थात नई पत्तियां। अब उसे हाथों में उठाया। किसने? उसकी बहू ने हाथों में उठाया तो उसका जो शरीर था, देह का अर्थ है शरीर, उसका जो शरीर था वो उसके हाथों में झूल सा गया था। जैसे एक नई पत्ती जो है वो पेड़ से जब टूटकर अलग हो जाती है, उसी तरह से सोनू का जो प्राण था वो भी उसके शरीर से क्या हो गया था? अलग हो गया था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रश्न चिन्ह। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर नहीं था कि जिसे वहां पर वो ले जाकर दिखा दे, और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और उसने क्या किया? बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि अब इसमें प्राण नहीं है, सोनू मर चुका है। आंटी, आप अम्मा को जल्द से जल्द भेज दें। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि आंटी यहाँ से लेकर घर आ जाएगा, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसे लिखा गया है। इसका अर्थ यह है कि जैसा व्यक्ति ने कहा है, यानी कोई भी पर्सन जब किसी बात को एज इट इज कहा गया है और हम एज इट इज लिखते हैं तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसे क्या कहा जाता है? दोहरा अवतरण चिन्ह। अब उसे डर था। ये सारी बातें जो है वो रीडर अनिमा जोशी से फोन पर कहती है। मानविधि घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था, यानी उसमें कोई जान नहीं था, कोई हलचल नहीं थी। वो उन सोफों के बीच जो फर्श यानी जो जमीन थी वहां पर वो वैसा ही पड़ा हुआ था, और पीयूष जो था उसके बाजू में गुमसुम सा चुपचाप बैठा हुआ था, और जो दूसरा खरगोश था मोनू, वो उसकी परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, उसकी परिक्रमा करता। अब यहाँ पे परिक्रमा और सा, इनके बीच में योजक चिन्ह है, लेकिन ये शब्द युग्म नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। कभी दाएं से तो कभी बाएं से उसके चारों तरफ मोनू जो है वो
घूम रहा था। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। स्तब्धता अर्थात निश्चेष्टता, यानी उसका जो सूनापन था, वो जो चुपचाप बैठा था, वो तोड़ना ज़रूरी था, क्योंकि वो बच्चा था और यदि वो उसी अवस्था में होता तो शायद वो उसकी तबीयत खराब हो जाती या उसका जो मानसिक अवस्था थी वो बिगड़ सकता था। इसीलिए उसकी जो चुप्पी थी, किसकी, पीयूष की, वो तोड़ना ज़रूरी था। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। उस छोटे से बच्चे ने पहली बार मौत देखी। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि मौत क्या है, मृत्यु क्या है, मौत मृत्यु क्या है, ये उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसने पहली बार उससे वो रूबरू हो रहा था। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो। अब यहाँ पर पीयूष उन खरगोशों के साथ किस तरह से खेलता था, कैसे रहता था, उसके बारे में बताया है। उनके बीच की जो बॉन्डिंग थी, उनके बीच में जो एक स्नेह था, उसके बारे में लेखिका ने बताया कि जैसे ही घर का दरवाजे पर कोई आता था या और घंटी बजाता था तो एक नहीं बल्कि तीनों दरवाजे के तरफ दौड़ पड़ते थे दरवाजे को खोलने के लिए। खोल तो पीयूष ही पाता था। देखो उन जानवरों में भी किस तरह से एक लगाव था पीयूष के प्रति, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए हुए दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे क्या करते थे, लगा देते थे, कि उन्हें भी ऐसा लगता था कि हमने भी क्या किया है, दरवाजा खोला है। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। किसने? जो आई थी घर पर, मांडवी दीदी जो थी, उन्होंने पीयूष को अपने सीने से लगा लिया। पीयूष रोने लगा, दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया है। अब यहाँ पे जो पीयूष है, उसका जो बचपना है, उसकी जो मासूमियत है, वो यहाँ पर झलकती है। वो पूछता है कि सोनू को क्या हुआ है। उसे नहीं पता था कि सोनू जो है वो मर गया है। तो दादी ने कहा, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। किसने? सोनू ने कहा कि दादी पीयूष ने कहा कि दादी अगर सोनू बीमार है तो उसे डॉक्टर को दिखा दो। अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। अम्मी यानी पीयूष अब कहता है अपनी दादी से कि मम्मी अच्छी नहीं है, वो कहती है कि सोनू क्या हो गया है, मर गया है। उसे मरने का अर्थ पता नहीं है। अब इसके बाद वह रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। कौन? मांडवी दीदी, उसकी जो दादी है, पीयूष की जो दादी है। रूंधे स्वर यानी रोता हुआ आवाज में जो रुआसी है, रूंधे स्वर यानी रुआसी आवाज। तो आवाज जो है वो ऐसा लग रहा था, रोते हुए वो अपने पोते पीयूष को समझाती है। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। यानी दादी कहती है कि वो सोनू अगर तुम्हें देखेगा ऐसा रोता हुआ तो उसे भी तकलीफ होगी। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। अब यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, सोनू तुम्हें हंसते देखना चाहता था ना। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यानी आश्चर्यबोधक चिन्ह। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि यानी बिटर बिटर दृष्टि का अर्थ है एकटक देखना है, किसी की तरफ टकटकी लगाए, एक ही बिना पलकों को झपकाए, बिना नजर हिलाए एक जगह पर देखना। बिटर बिटर ये शब्द युग में भी है क्योंकि इसके बीच में योजक चिन्ह है। आंसुओं से भरी हुई यानी मोनू की जो आंखें, जो दूसरा खरगोश था उसकी आंखों में आंसू थे और वो
एक टकटकी लगाए एक निगाहों से सोनू की तरफ देख रहा था। जानवर भी रोते हैं? पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। यानी अब जो वो खरगोश था, जो सोनू था, वो जो मर चुका था, उसके शोक में पूरा घर जो है वो डूबा हुआ था। सभी जो है वो उस सभी के चेहरे पर एक काले बादल की तरह जो स्थिति थी वो नजर आ रही थी। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। अब उनका जो बेटा है वो भी ऑफिस गया हुआ था, दफ्तर ऑफिस गया हुआ था, तो उन्होंने अनिमा जोशी के मोबाइल से उसे खबर यानी सूचना दे दी। न जाने परेशान तवीशा ने शैलेश को फोन किया हो या न किया हो, क्योंकि परेशान ऐसे माहौल में कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम शैलेश को फोन कर देते। शैलेश ने फोन किया गया। अब देखो शैलेश का उत्तर क्या था। शैलेश ने कहा था, ऐसा करे अम्मा, घर पहुंच ही रही हैं आप। नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दे। यहाँ पर कितनी अमानवीयतापूर्ण बात शैलेश ने कह दी। यानी उसके प्रति, सोनू के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी थी, भले ही वो एक जानवर था, लेकिन वो जानवर होते हुए भी इतने दिनों से वो उस घर में रह रहा था, तो बाकी लोगों से जो लगाव था उसका बढ़ गया था। और कोई भी क्यों ना घर में हो, वो एक परिवार का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पे कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं। तो शैलेश की जो अमानवीयतापूर्ण बात थी, वो उस बात को यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि उसने कहा उसके प्रति कोई भावना नहीं थी, सोनू के प्रति कोई दुख नहीं था। कि जानवर था, शैलेश क्या सोच रहा था, जानवर है, मर गया, उसे फेंक दो, क्या दफनाना और गाड़ना। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया, यानी साफ साफ कह दिया। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फिकवा सकती। अब अनिमा जोशी जो है वो कहती हैं कि मैं उसे नाले में बिल्कुल भी नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि नहीं फेंकूंगी, क्योंकि पीयूष जो है वो सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। यहाँ पर लेखिका ने ये भी संदेश दिया है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें उसका सामना करना चाहिए। और पीयूष और सोनू मोनू जो है वो एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए थे, और पीयूष को पता नहीं है कि मृत्यु क्या होती है। तो ये सारा जो माहौल था उनके बीच में, यदि सोनू को इस तरह से नाले में फेंक दिया जाता तो इसका बुरा असर जो है, बुरा परिणाम जो है वो पीयूष पर पड़ता। और अनिमा जोशी जो है वो ऐसा नहीं चाहती थी, और उसकी दादी भी ऐसा नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि हम सब जो है ऐसा नहीं करेंगे। सोनू को घर में न पाकर अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। अब यहाँ पर जब सोनू को घर में नहीं देखेगा, उसका अबोध मन यानी जिसमें ज्ञान ना हो, बोध ना हो, बोध होना यानी ज्ञान होना, समझ होना। अबोध का विरुद्धार्थी बोध। अबोध मन जो है यानी जिसको ज्ञान नहीं है, उसके मन में सवालों का पूरा घर बन गया होगा, बहुत सारे सवाल आते होंगे और उसे संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी,
उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का क्या किया जाए, अंतिम संस्कार किया जाए। और पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। ऐसा कहकर ये सारी बातें अनिमा जोशी के फोन से उन्होंने कही थी। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था। सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे थे तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। ये हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बच्चों को गाड़ा जाता है और बड़ों का दाह संस्कार किया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया दादी? अब यहाँ पर पीयूष की जो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, वो अपनी दादी से पूछता है कि दादी, क्योंकि दादी ने कहा था कि उसे दुख था, तो पीयूष कहता है कि उसको दुख क्यों था? तो दादी कहती है कि उसे अपने माँ बाप से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। यहाँ पर उसकी भावनाओं को, पीयूष की जो बचपना है, उसकी जो नादानियां हैं, उसके भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो इस तरह से आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे।